हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते क्या है। जैसे कि नाम ही ये संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, तो जितने भी तरह की संख्याएं हमें पढ़नी है उन सारी संख्याओं के बारे में हम एक शॉर्ट नॉलेज ले लेते हैं, मतलब उनके बारे में सीख लेते हैं कि किस तरह से हम किस तरह की संख्याओं को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है विभिन्न प्रकार की संख्याएं एवं उनकी परिभाषा। यानी संख्याओं के कई प्रकार होते हैं, तो उसमें से कुछ जो हमारे सिलेबस में है क्लास 9th के, उसमें से कुछ जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ ही सिलेबस में दिए गए हैं तो हमें उतना ही पढ़ना है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, ये चार तरह की संख्याएं होती हैं और भी हैं, पर हमारे सिलेबस में इतनी है। तो प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर बोलते हैं, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं और परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि सभी गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं गिनती वाले से 1 2 3 4 5, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर का जो पहला लेटर होता है एन, उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारी संख्याओं का संग्रह जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, फिर सेकंड पे हम आते हैं पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर कहते हैं। परिभाषा में इसमें है कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह के साथ अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें, यानी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह तो है, इसमें देखिए शून्य नहीं है, 1 2 3 4 5, एक से शुरुआत हो रही है प्राकृतिक संख्याओं की। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को सम्मिलित कर लें तो जो संग्रह हमें मिलता है, जो नया संग्रह हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, नहीं होल नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो सेट होता है, इसका जो समुच्चय होता है वो 0 1 2 3 4 5, इस तरह से अनंत संख्याओं का समुच्चय इसमें भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इसके संग्रह में, देखिए यहाँ सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो धनात्मक है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह के साथ अगर ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह शामिल कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो जो नया संग्रह हमें मिलेगा उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं का संग्रह होता है इस तरह से, और इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, इसके सेट में आपका -20 -10 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो सब की सब पूर्णांक में शामिल होती हैं। ठीक है, अगला है परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर परिभाषा इसकी ऐसी है कि ऐसी सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, यानी भिन्नों के रूप में हो। ठीक है, भिन्न और परिमेय संख्याओं में एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा अंतर है, वो ये है कि परिमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं और भिन्न जो होती हैं वो हमेशा के हमेशा धनात्मक ही रहती हैं। ठीक है, तो परिभाषा इसकी ऐसी है कि ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो नीचे लिखा हुआ है q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। इन्हें q से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और एग्जाम्पल में इस तरह से -2/3 -4/5 या फिर 0 1/2 2/5 3/7 4/8, इस तरह से अनंत संख्याओं का समुच्चय इसमें भी शामिल होता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो परिमेय संख्याएं हो, इन सभी के संग्रह में जो संख्याओं की संख्या होती है, यानी इसमें कुल कितनी संख्याएं अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि अनंत संख्याएं होती हैं इन सभी के संग्रह में। ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो या फिर परिमेय संख्या हो। ठीक है, अब हम इन चारों में एक इंटर रिलेशन होता है, यानी एक आपसी संबंध होता है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्राकृतिक, पूर्ण और जो पूर्णांक है और जो परिमेय संख्याएं हैं उनमें जो आपसी संबंध है वो किस तरह से परिभाषित होते हैं। तो सबसे पहला जो लिखा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। आप सबको पता है कि एवरी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड
नेचुरल नंबर यानी जितनी भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो सब की सब नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, 1 2 3 4 5, और फिर ये अनंत तक प्रसारित होती हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 5, इसकी जो स्टार्टिंग होता है वो 0 से होता है, और जो अनंत रूप से ये भी प्रसारित होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप ब्रेक करें तो 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक इसमें भी है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सम्मिलित है। लेकिन एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या के संग्रह में सम्मिलित नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो यहाँ पर इंटर रिलेशन होता है संख्याओं के बीच में, ये ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही हमें ऑप्शन दे देंगे 4 और कहेगा कि इसमें से कौन सा सही है, तो हमें जब तक पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये बता नहीं सकते कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, सेकंड देखिए लिखा है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं किंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। तो पूर्णांक का जो सेट था उसमें क्या था, पूर्णांक के सेट में आपका माइनस में जितनी भी संख्याएं होती हैं 0, और प्लस यानी पॉजिटिव जितनी संख्याएं होती हैं सारी की सारी संख्याएं शामिल होती हैं। यानी 0 से लेकर जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो तो पूर्ण संख्याएं हैं। तो 0 से लेकर धनात्मक सारी संख्याएं होती हैं पूर्ण। इसका मतलब पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो पूर्णांक में शामिल होता है, लेकिन सभी पूर्णांक यानी नेगेटिव वाले जो होते हैं वो इसमें नहीं होते, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं किंतु सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। फिर से वही चीज़ देखिए, 0 और नेगेटिव नंबर को अगर छोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव नंबर 1 से शुरुआत करके जहाँ तक भी जाए अनंत रूप से प्रसारित है। तो ये सारी की सारी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, और ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक में सम्मिलित होती हैं, यानी पूर्णांक का जो संग्रह होता है उसमें सम्मिलित होती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं किंतु सभी पूर्णांक जो है वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। सभी प्राकृतिक पूर्ण एवं पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, वो सब के सब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कैसे, कोई भी नंबर आप इसमें से उठा लीजिए तो उसके नीचे बटे 1 तो आप लिख ही सकते हैं, चाहे वो 1/1 लिखिए, चाहे 2/1 लिखिए, चाहे 3/1 लिखिए, या फिर 0/1 लिखिए, उसकी वैल्यू तो 0 ही होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 0 1 2 3 ये जो नंबर है इसमें से पूर्ण और पूर्णांक और जो है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और ये सारी संख्याओं के नीचे आप बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा p/q का रूप, और सभी के सभी p/q के रूप में लिखी हुई संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जहां नीचे लिखा हुआ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं इनमें से कोई भी 0 नहीं है, सबके सब 1 है। तो आप बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो या फिर पूर्णांक संख्याएं हो, वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं किंतु सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक पूर्ण या पूर्णांक नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आपने कोई परिमेय संख्या 2/3 लिखा, तो ये 2/3 ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना तो पूर्ण संख्या है, और ना ही पूर्णांक है। तो इस तरह से हमने कुछ स्टेप्स में संख्याओं के बीच में जो संबंध होते हैं उसे पढ़ा, उसे सीखा। ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार सवालों में बनते हैं, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में, इनमें से कौन सा सही है अभी मैंने बताया। तो उस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए। अब हम अपने चैप्टर को इसी तरह से और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं किस तरह से ज्ञात की जाती हैं, क्योंकि प्रश्नावली के प्रश्नों में हमें इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, इसे सीखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे सीखते हैं कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, यानी 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। दो तरीके हम यहाँ पर सीखेंगे। पहले में हम ये बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दो परिमेय संख्या, एक x दे रखा है और दूसरा y दे रखा है, इनके बीच में हमें कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो x और y को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे,
और 2 से भाग कर देंगे। ऐसा करने पर हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी। फिर हम यक्स और इस परिमेय संख्या इन दोनों को जोड़ देंगे और जितना आएगा उसमें 2 से भाग कर देंगे तो हमें फिर एक परिमेय संख्या मिलेगी। फिर हम यक्स और इस परिमेय संख्या को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग करेंगे तो हमें फिर एक परिमेय संख्या मिलेगी। और इस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमें उतनी परिमेय संख्याएं नहीं मिल जाती जितनी की हमें आवश्यकता है या प्रश्न ने हमसे पूछा है। एग्जाम्पल के थ्रू 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो हम 1 और 2 को जोड़ देंगे। 1 और 2 जुड़ेंगे तो 3 होगा। अब इस 3 को 2 से देंगे भाग तो ये हो जाएगा 3/2। ये एक परिमेय संख्या हो गई। फिर 1 और 3/2 को हम जोड़ेंगे। 2 एक कम 2 और 3 उसमें जुड़ेगा तो 5/2। जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 5/2। भाग के निशान को गुणा में बदलने पर हम पीछे लिखी हुई परिमेय संख्या को क्या करते हैं, उसके विपरीत अनुपात में लिखकर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 एक कम 5 और 2 दूनी कितना होता है 4। एक परिमेय संख्या हमें ये मिली। अब फिर से 1 और 5/4 को जोड़ दीजिए तो 4 एक कम 4 प्लस 5 पूरे के बटे 4 हो जाएगा। तो 4 और 5 होगा 9, 9/4। इसको 2 से आपको भाग देना है तो फिर ये हो जाएगा 9/4 गुणे इसके नीचे 1 तो फिर 1/2 आपका हो जाएगा 9 एक कम 9, 4 दूनी 8। ये तीसरा परिमेय संख्या हो गया। फिर 1 और 9/8 को जोड़ दीजिए तो 8 एक कम 8 प्लस 9/8। 9 और 8 जुड़ेंगे तो होगा 17/8। इसको 2 से अगर आप भाग करेंगे तो 17/8 गुणे 1/2 तो आपका हो जाएगा 17 एक कम 17 और 8 दूनी 16। एक ये हो गया। तो 1 2 3 4 अभी एक की और आवश्यकता है क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो जितना आया है एक में फिर से हम उसी को जोड़ देंगे। 16 एक कम 16 प्लस 17/16। 16 और 17 आपका 33 होगा। 33/16 इसको 2 से जब भाग करेंगे आप तो क्या लिखेंगे 33/16 गुणे 1/2 तो 33 एक कम 33 और 16 दूनी होता है 32। आप देख सकते हैं 3/2 5/4 9/8 17/16 और 33/32 इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं लिखनी थी। तो फिर 5 परिमेय संख्याएं हमें मिल गई हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ कि हम करेंगे क्या, दिए गए परिमेय संख्याओं को जोड़ दीजिए 2 से भाग कर दीजिए, जितना उनका योगफल आएगा उसमें 2 से भाग कर दीजिए। फिर जो रिजल्ट आएगा जो परिणाम आएगा उनको इससे या इससे इनमें से किसी को भी जोड़ दीजिए और फिर जितना परिणाम आए उसको 2 से भाग कर दीजिए। तो इस तरह से ये प्रक्रिया करते रहिए। जितने भी परिमेय संख्याएं हमें निकालनी इस प्रक्रिया से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी विधि जो है अब हम वो सीखते हैं। दूसरी विधि जो है वो थोड़ा सा लॉजिकली है। जैसे मान लीजिए 1 लिखा हुआ है तो 1 और 2 लिखा हुआ है तो 1 को हम 6/6 और 2 को हम 12/6 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि हमें कुल 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 1 धन 5 बराबर 6 यानी हमें इन संख्याओं को एक ऐसे आधार पर परिवर्तित करना है जिसका हर 6 हो। तो 1 को 6/6 लिखेंगे क्योंकि 6 को 6 से भाग देने पर 1 आएगा और 2 को 12/6 लिखेंगे क्योंकि 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा। यानी जो भी संख्याएं आप जिनके भी बीच आपको क्या करना है, परिमेय संख्या जो भी आपको दी गई है अगर उनके बीच में आपको कुछ परिमेय संख्याएं निकालनी है तो लॉजिकली हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि हर हमारा उतना बड़ा हो जाए जिसके अंदर जितनी परिमेय संख्याएं हमको निकालनी है वो आसानी से समाहित हो सके। जैसे अगर 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो अगर हर 6 है तब इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखना आसान है। जैसे पहली परिमेय संख्या हो जाएगी 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10/6 और फिर 11/6। 1 2 3 4 5 तो इस तरह से 5 परिमेय संख्याएं हमने लिख दिया 1 और 2 के बीच में। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाकर। ठीक है। हमें हर को उतना रखना है जिसके बीच में उतने परिमेय संख्याएं आ जाएं जितनी की प्रश्न में पूछा गया हो। 5 अगर परिमेय संख्याएं रखनी है
तो 5 आ जाए, 10 रखनी है तो 10 आ जाए, ठीक है। आपने देखा कि पहले वाले जो केस में था उसमें आंसर कुछ और आया था, पांचों परिमेय संख्याएं कुछ और आई थी, यहाँ पर पांचों परिमेय संख्याएं कुछ और आ गई हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कोई भी दो परिमेय संख्याएं अगर हमें दे रखी हैं तो उनके बीच में अगर परिमेय संख्याओं को काउंट करना है तो इनफाइनाइटली मैनी यानी बहुत से परिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होंगी। अब अगर आप परिमित रूप से परिमेय संख्याएं हैं तो उसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं तो आप कोई भी 5 निकाल सकते हैं ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही निकालो या इसके पहले जो आंसर आया था वही निकालो, आप कोई भी 5 प्राकृतिक संख्याएं निकाल सकते हैं जो 1 और 2 के बीच में सम्मिलित हो, समाहित हो, ठीक है। चलिए, इस तरह से हमने जो सीखा दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखा है। अब हम इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है यानी 1.1 उसके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सबसे पहले इसका जवाब देते हैं। अभी इसके थोड़ी देर पहले हमने जब चैप्टर का स्टार्टिंग किया हुआ था तो हमने देखा था कि जब हमने संख्याओं के बीच में आपसी संबंध देखे थे तो उस संबंध में हमने देखा था कि कोई भी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, प्राकृतिक हो चाहे पूर्ण हो चाहे पूर्णांक हो, वो सब के सब क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 0 एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर बोल रहा है कि क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसे लिखिए हाँ, लिख सकते हैं। किस तरह से? 0 को 0 बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जहां 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो जहां 0 जो है एक पूर्णांक है, 1 जो है वो एक पूर्णांक है एवं 1 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हमने पहले वाले प्रश्न का आसानी से जवाब दे दिया कि शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ है। क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 बटे 1 लिख सकते हैं। जहाँ 0 एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है और 1 0 के बराबर नहीं है, वही कंडीशन यहाँ फॉलो करवाना था। p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। हमने भी बोला 0 और 1 एक पूर्णांक है और 1 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमको निकालनी है, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसका सोल्यूशन लिखते समय 3 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो वो आएगा 7। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 बटे 7 लिख सकते हैं। 7 त्रिक 21, थोड़ा लॉजिकली अगर सोचे तो 3 को 21 बटे 7 लिख सकते हैं और 4 को क्या लिख सकते हैं? 28 बटे 7, क्योंकि 28 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। तो थोड़ा लॉजिकली हमने 3 को 21 बटे 7 और 4 को 28 बटे 7 लिखा। अब 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। छः परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो पहली परिमेय संख्या होगी 22 बटे 7, फिर हो जाएगा 23 बटे 7, फिर हो जाएगा 24 बटे 7, फिर हो जाएगा 25 बटे 7, फिर 26 बटे 7 और फिर 27 बटे 7। 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से हमने आसानी से सॉल्व कर लिया कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है।
तो इस तरह से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ऐसी होंगी। ये लॉजिकली जो हमने बोला था सेकंड टाइप, उस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अगर हम इसे पहली विधि से सॉल्व करते या जो हमने सीखा है उस विधि से सॉल्व करते पहले तरह से, जिसमें हमने सीखा था कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, फिर जो आएगा रिजल्ट उसमें 3 को पुनः जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग कर देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 को पुनः जोड़ेंगे, फिर भाग कर देंगे, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, यानी थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आसानी से थोड़ा लॉजिक लगाकर हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल है इस प्रश्नावली 1.1 का कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरह से हम इसे निकालेंगे। 3/5 और 4/5, हमें पता है कि अगर हम हर को या अंश को एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो वो उसकी तुल्य भिन्न होती है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो नहीं बदलती। तो अगर हम इसे 7 से गुणा कर दें अंश और हर को, यहाँ भी हम 7 से गुणा कर दें, तो ये 7 त्रिक 21 और 7 पचे होता है 35, ये हो जाएगा। 7 और 4 का गुणा 28 और 7 पचे होता है 35। अब 3/5 और 21/35 जो है वो तुल्य भिन्न है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और 4/5 और 28/35 जो है वो भी तुल्य भिन्न है। भिन्न अगर परिमेय संख्या धनात्मक है तो उसे भिन्न कह सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि सभी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं। भिन्न जो होती है वो सदैव धनात्मक होती हैं। तो भिन्न और परिमेय संख्या में एक छोटा सा अंतर है, बाकी परिभाषा भी भिन्न की वैसी ही है जैसे परिमेय संख्या की है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे 21/35 और इसे 28/35 में बदल दिया। ये दोनों एक ही जैसे हैं, केवल रूप इनका अलग है, बल्कि ये इनकी तुलना अगर आप करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू सेम हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, 21/35 और 28/35 के बीच में उतनी ही परिमेय संख्या निकाल देना जितना कहा गया है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए 21 और 28 के बीच में 22/35, 23/35, 24/35, 25/35 एवं 26/35, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 परिमेय संख्याओं को आपने आसानी से निकाल दिया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएं तो फिर बहुत आसान है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारा चौथा सवाल जो है इस प्रश्नावली का वो है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, आपको कारण सहित अपने उत्तर देना है। तो सबसे पहला जो कथन है वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इसी तरह से मैंने आपको बताया था संख्याओं के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं उस पर किस तरह से क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो आप देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो देखिए एक क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, और अगर पूर्ण संख्याओं के संग्रह में देखा जाए तो वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, तो यानी एक जो है एक पूर्ण संख्या भी है। क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या है और एक जो है वो एक पूर्ण संख्या भी है, तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन सत्य है, यानी पहला कथन जो है वो सत्य है। कारण में आपने एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक एक प्राकृतिक संख्या और एक एक पूर्ण संख्या है। अगर इसी का उल्टा हो जाता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है तो वो कथन असत्य हो जाता, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक संख्या शून्य होती है और वो प्राकृतिक नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये वाला कथन जो वो सत्य है। दूसरा जो है वो लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है, देखिए -5, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। -5 क्या है, एक पूर्णांक है, किंतु -5 एक पूर्ण संख्या
नहीं है। -5 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती हैं और -5 तो एक ऋणात्मक संख्या है। इस तरह से ये वाला कथन कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है असत्य हो जाएगा। इसका उल्टा अगर कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है तो वो सत्य होता, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। फिर अगला बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तीसरा सवाल जो है वो बोला कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या मान लीजिए क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू पे आप सीख लीजिए 2/5। तो 2/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। किंतु 2/5 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। है कि नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है 2/5। बल्कि इसका उल्टा अगर कहा जाता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती तो वो कथन सत्य हो जाता। किंतु ये कथन असत्य है, क्योंकि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है मतलब, लेकिन सभी इसने बोला है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए कंडीशन गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कंडीशन गलत है। तो जो हमारा थर्ड वाला कथन है वो रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। 4 क्वेश्चंस थे इसमें, हमने चारों को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सॉल्यूशंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 की तरफ बढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस जिस टॉपिक पर बेस्ड होंगे हम उस टॉपिक का भी डिस्कशन करेंगे। तो हम अपना वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।